रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात। हेलो माय अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 एफएम मेरे आने वानी के साथ। और हमारे शो पे आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनका नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि कितने म्यूजिकल पर्सन हमारे स्टूडियो पे आए हैं। तो हमारे स्टूडियो पे आज आए हैं मिस्टर मनीष पिंगले जी, और इनका नाम जो जैसे ही लेते हैं हम तो वैसे ही हमें गिटार दिखाई देने लगते हैं और स्लाइडिंग गिटार दिखाई देने लगते हैं। वैसे मनीष जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो मनीष जी जो है वो FTI से साउंड इंजीनियरिंग किया हुआ है और बहुत ही सारी मूवीज में इन्होंने काम किया है, जैसे कि लाइफ ऑफ पाई, हिंदी की बहुत सारी मूवीज में काम किया है, बॉलीवुड में किया है, इंटरनेशनल फिल्म्स में काम किया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो मनीष जी को एक बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो सुरमणि नाम से जो है एक अवार्ड मिला था मुंबई में इन्हें सुर श्रृंगार के द्वारा। इसके अलावा भी ये बहुत सारी, इंडिया में तो ये काम करते हैं लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये बहुत सारे शोज़ करते हैं। अगर मैं कंट्रीज़ गिनाने बैठूंगी तो मुझे ऐसा लगता है हमारा शो पूरा निकल जाएगा। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। तो मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और जी, तो मनीष जी कैसे रही ये जर्नी, कैसे शुरुआत हुई? हम शुरू से जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपकी लाइफ में म्यूजिक एंटर हुआ, किस तरीके से वो आगे बढ़ा और आज आप इतने सारे शोज करके और इतने सारे अवार्ड्स लेकर और इस हाइट पर पहुंचे हैं। सो मेरे घर में म्यूज़िक का एटमॉस्फेयर था, क्लासिकल म्यूज़िक का खासकर। मेरी माँ शौकिया सितार बजाती है अभी भी, और पिताजी बड़े शौकीन थे। तो हमेशा मैं मतलब स्कूल डेज में मुझे याद है कि हमारे पास वो वाइनल प्लेयर्स होते हैं ना, LP प्लेयर्स, वो हुआ करते थे, वो अब भी है इनफैक्ट। तो जब भी मैं लौट के आता था तो हमेशा म्यूज़िक चलता रहता था। हालांकि उनकी शुरुआत तो ऐसी हुई कि मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी कि मैं कुछ ट्रेडिशनल म्यूज़िक सीखूं, क्योंकि इनके हिसाब से संगीत सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, एक संस्कार, बच्चों को संस्कार देने जैसा है। तो इस वजह से शुरुआत हुई थी गाने से। कुछ टाइम गाना सीखा, लेकिन मेरा फैसिनेशन ज़्यादा, मतलब नेचुरली बच्चों का फैसिनेशन ज़्यादा, वो अट्रैक्ट होते हैं पर्कशन इंस्ट्रूमेंट की तरफ या फिर कुछ थोड़ा बॉलीवुड की तरफ। लेकिन मेरे पेरेंट्स बड़े वो थे, मतलब एडमेंट थे, हाँ ट्रेडिशनल थे। उन्होंने कहा कि नहीं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट सीखो जिसमें सुर वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें आप तो स्लाइड गिटार जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्सीडेंटली आया है मेरे पास। इट जस्ट फेल ऑन माई लैप, उसको लैप स्टील भी कहते हैं, तो इसलिए कहना भी सही है कि इट एक्चुअली जस्ट फेल ऑन माई लैप। तो म्यूज़िक स्कूल में मेरी माँ के साथ मैं कंपनी करता था, जाता था। बहुत छोटा था मैं उस वक्त, और उस समय 3-4 इंस्ट्रूमेंट से, मैं नागपुर की बात बता रहा हूँ, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। उस इंदौर शिफ्ट होने के तकरीबन 2 या 3 साल पहले की बात है। मेरी शायद मैं स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड में था उस वक्त की बात है। हाँ बहुत पुरानी बात है। अब मुझे कौन से सन मत पूछे, नहीं तो मेरी उम्र आपको पता चल जाएगा। लेकिन उस समय फिर एक स्लाइड गिटार पे एक मिस्टर मुखर्जी जो सिखाते थे, वो फिल्म के सॉन्ग्स बजाते थे, और वो बड़ा फैसिनेट करता था मुझे कि अरे फिल्म के सॉन्ग्स। और क्या होता है कि एज अ किड आपको फिल्म सॉन्ग्स बजाने हैं, और इसलिए बजाने हैं ताकि आप अपने दोस्तों को स्कूल में आसपास इम्प्रेस कर पाओ। तो शुरुआत उस तरीके से हुई, लेकिन उसका जो सीरियसनेस है वो बाद में आया। मतलब हम इंदौर शिफ्ट हुए, फिर मेरे प्रॉपर एक तालीम जिसे कहते हैं, एक शिक्षा, जो यहाँ के ऑल इंडिया रेडियो के जो वो थे, एक आर्टिस्ट थे विष्णु रामचंद्र वलीवड़ेकर जी, हाँ, उनसे मैंने प्रॉपर सीखना शुरू किया। फिर इस दौर में क्या हुआ कि गिटार जो है, चूंकि ये नया इंस्ट्रूमेंट है, नया वाद्य है, तो इसमें उसकी सही टेक्निक क्या है बहुत कम लोगों को पता थी, या तकरीबन किसी को पता ही नहीं थी। या ये कह सकते हैं कि सब जो भी आता था वो अपनी एक नई टेक्निक लेके आता था। तो कोई जैसे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सितार या सरोद या तबला या वायलिन, उनकी सालों से चूंकि वो बजते आ रहे हैं तो उसकी टेक्निक एस्टैब्लिश हो चुकी है। लेकिन इसमें उसकी टेक्निक एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, तो जो भी आर्टिस्ट आते थे वो अपना एक नया वो लेके आते थे। तो मुझे वलीवड़ेकर जी के पास मैं सीख रहा था, लेकिन उनके बाद फिर मैंने कुछ टाइम पंडित विश्व मोहन भट्ट के पास थोड़ा सा मैंने सीखा है। लेकिन जिनके पास भी मैंने सीखा, तो मुझे 2 प्रोसेस होते थे, एक तो लर्निंग और फिर अनलर्निंग। तो अनलर्निंग जो होता है वो लर्निंग से ज़्यादा मुश्किल होता है कई बार, मुझे लगता है। तो आप 4-5 साल रियाज करते हो, फिर उसको लगता है कि नहीं यार, इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन चाहिए या कुछ चाहिए। तो ऐसे कर करके इतने साल करते करते अभी भी वही लर्निंग और अनलर्निंग का प्रोसेस तकरीबन चल ही रहा है। बिल्कुल सही कहा सर। ये जो अनलर्निंग रहती है वो कैसे करते हैं, मतलब ये जो वो है बहुत मुश्किल होता है। एक तो क्या होता है कि जब यूट्यूब और ये नहीं था,
तब तो अपने उस वक्त ज़्यादा लगता था, क्योंकि अपनी टेक्निक और अनलर्निंग ज़्यादा म्यूज़िक में नहीं होती, टेक्निक में होती है कि उस चीज़ को आप प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, वो साउंड कैसे ला रहे हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड जैसा होता है वो, कि आप कर रहे हैं और कुछ टाइम वो वर्क करता है, फिर कुछ टाइम वो वर्क नहीं करता है। लेकिन जब यूट्यूब आने लग गया और जब हमको दिखने लग गए सारे आर्टिस्ट बहुत नज़दीक से, और उनको रिपीट मोड पे हम लोग सुनने या दिखने लग गए, तो लगता था कि हाँ ये सही तरीका है या ये ऐसा हो सकता है। तो उसके बावजूद भी तो मेरी जो टेक्निक है वो काफ़ी लोगों से इंस्पायर्ड ऑफ कोर्स है, और मेरी खुद की बनाई हुई भी है। तो इस वजह से वो अपनी टेक्निक है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये सही है गलत है, लेकिन ये मेरी टेक्निक है। ओके, सो और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो हम लोग जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग बातें जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है, मनीष पिंगले जी से रिलेटेड है, और जो गिटार है जो बहुत ही फैसिनेटिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे भी रिलेटेड है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी वानी के साथ। रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी वानी को, और हमारे शो में आज जो स्पेशल गेस्ट आए हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये म्यूज़िक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और जैसे ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनकी जर्नी के बारे में बताई थी कि किस तरीके से स्लाइडिंग गिटार जो है वो इनके लैप में आ गया था। लेकिन सर, जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो मैं मनीष जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपने ये इंस्ट्रूमेंट चूज़ किया या इंस्ट्रूमेंट ने आपको चूज़ किया, क्या इसके पीछे रही है? ये दूसरा वाला ऑप्शन एकदम सही कहा आपने कि इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि क्या होती है, मुझे लगता है डेस्टिनी में मैं बहुत बिलीव करता हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आर्टिस्ट को चूज करते हैं या स्टूडेंट्स चूज करते हैं। तो मेरे केस में भी यही हुआ है कि मुझे लगता है कि नहीं तो कोई वजह नहीं हो सकती कि मैं इस साज को लेके बजाऊं, उसको इतना उसको लेके या साज को आगे ले जाऊं, ये नहीं कह रहा है, साज मुझे आगे लेके आ रहा है जी। तो ये डेस्टिनी का वो है, मतलब उनका खेल है सारा है। तो उसने चूज किया है कि इस इंसान को। तो जैसा कि आपने सर FTI से साउंड इंजीनियरिंग किया है और आप एज अ साउंड इंजीनियर रहे, बहुत सारी मूवीज में आपने काम किया, अभी रिसेंट बहुत सारे शोज में भी आपने काम किया है, तो आप अपने आप को कैसे देखते हैं? एज अ साउंड इंजीनियर देखते हैं या एज अ म्यूजिशियन देखते हैं? मैं दिल से तो हमेशा म्यूजिशियन ही रहा हूँ, और जब भी मैं साउंड कर रहा था तो साउंड में अभी भी, मतलब हालांकि वो बहुत साल उसने मुझे, मतलब वो मेरा करियर रहा है और मैंने उसको भी एंजॉय किया बहुत। एक दूसरे की हेल्प होती है जब आप साउंड करते हैं और आप म्यूजिशियन भी हैं, तो आपको डेफिनेटली उसकी हेल्प होती है, और वाइस वर्सा। अगर आप म्यूजिशियन हैं और आप साउंड इंजीनियर भी है तो वो भी हेल्प होती है। लेकिन चूंकि मेरा बचपन और मेरा शौक और मुझे मतलब एक फैसिनेशन, पैशन जिसे कहते हैं, वो म्यूज़िक का रहा है, तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त म्यूज़िक में दूं और उसको परस्यू करूं। और इस बीच साउंड भी ऐसे होते होते हो गया, हालांकि वो भी मेरे नज़दीक, मतलब बहुत दिल से नज़दीक है, दिल से करीब है, और इस वजह से जब मैं साउंड करता हूं तो भी मैं बड़ा इन्वॉल्व होके करता हूं, उसमें बड़ा मैं इन्वॉल्व रहता हूं। लेकिन गिवन अ चॉइस, म्यूजिक शायद इज वन अप, ऑलवेज वन अप। ओके, तो इसके अलावा सर, जैसे म्यूजिक तो आप करते ही हैं, साउंड इंजीनियरिंग भी आपने किया है और उसमें आगे बहुत सारे काम भी किया है, लेकिन कोई एक ऐसा मोमेंट रहता है आपकी लाइफ का जो आपकी लाइफ चेंज करता है, तो वो अगर हमारे लिसनर्स से आप शेयर करना चाहें तो? एक किस्सा है जो शायद मैंने पहले भी कहा होगा किसी इंटरव्यू में, लेकिन जब मैं पास आउट हुआ फिल्म इंस्टीट्यूट से, तो मेरे पास बहुत काम आने लग गया जनरली चैनल्स का। उस समय चैनल बड़े बूम पे थे, उनका काम बहुत हो रहा था, तो मेरे पास काम बहुत था, उससे पैसा भी आ रहा था, घर भी खरीद लिया था, सब कुछ हो गया था। और फिर मुझे लगा था यार कि अब थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ रहा है, थोड़ा थम सा गया है सब कुछ, एक प्रोग्रेस जो है वो थम सी गई है। लेकिन उस वक्त भी मैं रियाज करता था। मैंने एक ही चीज़ लाइफ में बहुत अच्छी की है कि मैंने म्यूज़िक बहुत कंसिस्टेंटली बजाया है। मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन हूँ, लेकिन मैंने बड़ी कंसिस्टेंटली बजाया, और मुझे हमेशा लगता है कि टैलेंट से ज़्यादा कंसिस्टेंसी पे करती है आपको। तो मैं इवन स्टूडियो के काम करके जब मैं लौट के आता था 12-14 घंटे के बाद, उसके बाद भी लगता था कि मैं थोड़ा साज निकाल के बैठूँ, बजाऊँ। तो मैं जब आते से मैं नहा के मैं थका आ रहा, लेकिन मैं साज निकाल के बैठता था, और भले 15 मिनट या 20 मिनट मैं तानपुरा लगा के थोड़ा रियाज करता था। तो ये मेरा बड़ा रूटीन, एक दिनचर्या बन गई थी वो एक्चुअली।
लेकिन उस समय मेरा एक स्टूडेंट था, क्योंकि ये साज बहुत रेयर होने की वजह से इसके टीचर्स बहुत कम मिलते हैं। तो एक स्टूडेंट था जो पहले विश्वमोहन जी के पास गया था, पंडित विश्वमोहन भट्ट के पास, और उन्होंने कहा कि आप बॉम्बे में रहते हो, मतलब स्टूडेंट को बोला, तो आप मनीष पिंगले से आप कांटेक्ट करो, आप उनसे सीख लो, क्योंकि मैं बड़ा व्यस्त रहता हूँ। तो मुझे अभी तक याद है कि वो मेरे घर पे आया और उसने मुझे कहा कि मैं सर अमेरिका में रहता हूँ, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, कुछ ही दिन के लिए हूँ, तो आप मुझे कुछ लेसन्स देंगे क्या? तो मैंने कहा ठीक है। तो पहला लेसन जो उसने मुझसे लिया, वो अपना एक बड़ा सा वीडियो कैमरा लेके आया था। उस वक्त मैं बता रहा हूँ 2006 की बात। तो उस समय मोबाइल कैमरे भी इतने हाई एंड नहीं हुआ करते थे, और दूसरी बात कि ये भी क्या कहते हैं, यूट्यूब वगैरह भी बड़ा नया आया था उस वक्त। तो उन्होंने वो शूट किया, मैं जो लेसन्स दे रहा था, जिसमें मेरी शक्ल विजिबल नहीं है, मेरा हाथ क्लोजअप, मेरे हाथ के क्लोजअप्स हैं, मैं बजा रहा हूँ। और उसको शूट करने के बाद वो यूएस जब गया तो उसने उसको यूट्यूब पे अपलोड किया, और उसने मुझे लिंक भेजी यूट्यूब की। और जब मैंने देखा तो मैं बड़ा अपसेट हुआ, क्योंकि आप घर में बड़े कैजुअल मूड में रहते हो, आपने घर के कपड़े पहने होते हैं, यू नो, पजामा पहना हुआ है, घर ऐसे ही बैठे हुए हैं आप, तबला मशीन है, कोई रियल तबला भी नहीं है, और वैसे बजाते बजाते मैं ऐसे पूरा, तो वो देखा मैं पूरा का पूरा यूट्यूब पे आ गया। अच्छा। तो मैं बड़ा गुस्सा हुआ, मैंने उसको ईमेल तुरंत किया कि आप इसको निकालें, क्योंकि ये मेरा रेपुटेशन है, और तब तक मेरा एक भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं था। तो उसने कहा कि सर मैं तो अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं 2-3 दिन के बाद पहुंचूंगा, उसके बाद फिर मैं उसको निकालता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद 2 या 3 दिनों में मुझे 2 या 3 ईमेल्स आए। एक स्पेन से आया, मुझे याद है, एक फ्रांस से आया, और एक स्वीडन से आया। वंडरफुल। और उसमें लिखा था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वे ऑफ गिटार प्लेइंग वी एवर हर्ड। किसी ने कहा इज इट पॉसिबल टू इनवाइट यू टू अ फेस्टिवल? तो मुझे याद है दिन उसके बाद मेरा ट्रैवलिंग शुरू हुआ। मुझे याद है क्लैंडेस्टिनो फेस्टिवल करके गॉथेनबर्ग स्वीडन में होता है, उसने मुझे बुक किया। फिर स्पेन में एक फेस्टिवल होता है ला ऑडिटोरी करके, वहाँ पे उसने मुझे बुक किया। फिर वहाँ से मेरा 2007 से मेरा ट्रैवलिंग शुरू हुआ, और फिर वो अभी तक चल ही रहा है। तो अभी 30-35 कंट्रीज हो गई, 30-35 कंट्रीज मेरे ख्याल से आपने विजिट किए हैं। जैसे एक वीडियो जो है उसने पूरा, एक वीडियो की वजह से। So that is the power of media, sir. That is how you can say. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग है, और एक स्टूडेंट ने कह सकते हैं कि एक गुरु का जो है लाइफ चेंज कर दिया, ये कह सकते हैं। डेस्टिनी, मैंने वही कहा, डेस्टिनी में इट इज डेस्टिनी, यस। सो और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें हम लोग जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगी और भी बातें जो कि मनीष जी से रिलेटेड है और म्यूजिक से रिलेटेड है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी वानी के साथ। रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। हेलो एंड वेलकम बैक अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे आने वानी के साथ। और हमारे शो में आज बहुत ही खास मेहमान आए हैं, और इनका नाम है मिस्टर मनीष पिंगले, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड स्लाइड गिटारिस्ट हैं। इसके साथ साथ ये साउंड इंजीनियर भी है, और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में, वेब सीरीज़ में, शोज़ में, बहुत सारी जगह पे काम किया है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो शो किए हैं। तो मनीष जी, मैं आगे आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आप बहुत सारी कंट्रीज में गए हैं, तो आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, और म्यूजिक को लेकर अलग अलग कंट्रीज का क्या रिस्पॉन्स रहता है? एक्चुअली बड़ी फैसिनेटिंग सा जर्नी है ये। वहाँ के लोग, पहली बात तो बहुत हार्डकोर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक समझते नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुनते नहीं है, सुनते बहुत अच्छा है। वो एक लिसनिंग एथिक्स होते हैं, जो मेरे ख्याल से कई बार मुझे लगता है, सैड टू से दिस, कि वहाँ पे जो लिसनिंग एथिक्स है वो हमसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ की जो ऑडियंस है वो समझदार ऑडियंस है। तो यहाँ पे जो आप ऑडियंस से जो आपको रेसिप्रोकेट होता है, या जो रिस्पॉन्स मिलता है, वो वर्बली मिलता है कई बार। तो कोई आप एक फ्रेज बजा रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ बजाई, तो यहाँ पे आदमी रिस्पॉन्ड करता है वर्बली, या क्या बात है, वाह वाह, ये सब करके। तो उसकी हमको पहले से आदत थी। और जब शुरू किया नया हम लोग बाहर जाना, तो तब ये होता था कि इन लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये एक हमेशा क्वेश्चन मार्क होता था, क्योंकि एंड तक पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। उसके बाद फिर वो स्टैंडिंग ओवेशन तकरीबन हर कॉन्सर्ट में देते हैं वो। तो ये एक तो बड़ा अलग है यहाँ का और बाहर का।
क्योंकि एथिक्स बड़े अच्छे हैं लोग, मतलब अगर 6 बजे प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो वो 6 बजे शुरू हो जाता है वो, और फिर बाकायदा उसको उसी टाइम में, मतलब अगर 15 मिनट बताए या 20 मिनट बताए तो उतने में ख़त्म करना पड़ता है वो सब। तो वो एक सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात वहाँ पे एक ये भी ऐसा है कि छोटे छोटे गाँव में, मतलब बड़े बड़े शहरों में तो मेरे ख्याल से बहुत आर्टिस्ट जाके बजाते हैं, लेकिन मैं इस मामले में बड़ा लकी रहा कि मैं, पहली बात तो बता दूं कि मैं, मतलब जो काफ़ी म्यूजिशियंस जो शायद वंडर कर रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे कि इतने छोटे छोटे शहरों में कैसे जाता है, कि अब लंदन का एक ऑर्गेनाइज़र आपको बुक करता है, सोच सकते हैं, पेरिस का ऑर्गेनाइज़र बुक करता है, सोच सकते हैं, लेकिन आप पेरिस से कहीं ऊपर नॉर्थ में छोटा सा गांव है, या स्वीडन के कहीं नीचे साउथ में एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ आप किस तरह से बुकिंग आपकी होती है। तो मेरे ज़्यादातर टूर्स मेरे एजेंट्स बुक करते हैं, तो एजेंट आपको कई जगह भेजते हैं वो, और चूंकि आप 1 महीने या 1.5 महीने का ट्रैवल करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सर्ट कवर करने पड़ते हैं टू कवर योर कॉस्ट एंड टू मेक इट वर्थ। तो ऐसे में क्या होता है कि कई छोटे छोटे शहरों में बड़े सुंदर से किस्से होते हैं। तो एक स्वीडन का एक नॉर्थ में एक छोटा सा शहर है रामसेले नाम का, तो वहाँ मुझे भेजा गया था कॉन्सर्ट के लिए। और जब आप जाते हो तो आपको कोई आइडिया नहीं होता, आपको एक इन्फो शीट दी जाती है कि आपको इस इतने बजे ये इंसान पिकअप करने के लिए आएगा, आपका साउंड चेक इतने बजे है, आपका कॉन्सर्ट इतने बजे, और इसके बाद आपको ये खाना मिलेगा। क्योंकि वो हम लोग अपने पहले इस पर इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि हम ये खाते हैं, उसको हॉस्पिटैलिटी राइडर्स कहते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी राइडर्स और टेक राइडर्स हम पहले भेजते हैं, तो उन लोगों को आइडिया होता है कि अच्छा ये इंसान ये खाता है, ये पीता है, तो वो सारी तैयारी रहती है। तो जब हम पहुँचते हैं, जैसे मैं रामसेले में पहुँचा तो वहाँ पे एक ओल्ड कपल, बड़ा खूबसूरत सा, बहुत स्वीट सा ओल्ड कपल मुझे पिकअप करने के लिए आया, और उसने मुझे पहले तो थिएटर में जहाँ पे प्रोग्राम है वहाँ पे लेके गया। तो पहली बात तो इतनी, मतलब बड़ी ताज्जुब होता है कि इतने छोटे शहरों में इतना एडवांस थिएटर और इतने एडवांस टेक्निकल गियर, मतलब इक्विपमेंट्स इतने एडवांस कि फिर मैंने पूछा कि यहाँ पे इतना एडवांस सब कुछ है, कैसे आप लोग अफोर्ड कर पाते हैं? तो कहता नहीं, हमारे गवर्नमेंट हमको ये फंडिंग देती है कि हर छोटे शहर में, छोटे गांव में उनको एक कल्चरल फंडिंग होती है। तो उसमें तो मैंने कहा कितने लोग आएंगे? बोले पूरा गाँव आएगा, सारा गाँव आएगा। मैंने कहा अच्छा, मतलब मुझे लगा शायद 200, 300, 400 लोग हैं। बोले नहीं, 50 की ही इसमें हाँ स्ट्रेंथ है, पूरा पॉपुलेशन 50 का है, तो 50 पूरे के पूरे आएंगे। तो इन लोग, हाँ, तो आप सोचिए आप किसी शहर में जाते हो और पूरा का पूरा शहर आपको सुनने, या आपको पूरा का पूरा गांव आपको सुनने आता है। तो बड़ा फैसिनेटिंग होता है वो एक्चुअली। हाँ, वेरी मेस्मराइजिंग। और म्यूजिक जो है वो अपने आप में ऐसी चीज़ है जो आपको कनेक्ट कर देता है। अगर आप भाषा नहीं जानते हैं, आप किसी तरह की अगर आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, लेकिन म्यूजिक जो है एक बेस्ट कम्युनिकेशन डिवाइस है कह सकते हैं, या एक रेमेडी है म्यूजिक जो आपको कनेक्ट कर देती है। तो और भी मनीष जी से बातें जो है हम लोग कंटिन्यू रखेंगे मेरे प्यारे लिसनर्स, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगी और भी बातें जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी वानी के साथ। रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। हेलो एंड वेलकम बैक माय अमेजिंग लिसनर। आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 FM मेरे यानी वानी के साथ। और हमारे शो में जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट आए हैं जिनका नाम है मनीष पिंगले जी, और ये हमें बता रहे हैं बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस जो इन्होंने देश और विदेश दोनों में किए हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी हमें कि बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे मनीष जी जाते रहते हैं। तो मनीष जी, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आप किसी तरह के कोलैबोरेशंस जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या एक म्यूजिशियन जो रहता है वो किस तरीके से फॉरेन कंट्रीज में जो है वो जाकर परफॉर्म कर सकता है? बाहर आप बहुत कमाल म्यूजिशियन से मिलते हैं और उनके म्यूजिक से फैसिनेट होते हैं, और जायज़ सी बात है कि आप जब फैसिनेट होते हैं तो आप चाहते हैं कि आप उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करें। तो कोलैबोरेशंस, हालांकि कोलैबोरेशंस तो बहुत लोगों के साथ मैंने किए हुए हैं, बहुत म्यूजिशियंस ऑफ डिफरेंट जॉनर्स। मतलब मैंने ब्लूज़ के साथ बहुत काम किया है, ब्लूज़ जो जॉनर है उसके साथ मैंने बहुत काम किया है। एक इंग्लैंड में एक बैंड है, उसका नाम है मित्रा, MITRA, मित्रा। तो मित्रा के साथ मैंने तकरीबन 70-80 कॉन्सर्ट्स किए होंगे मैंने पिछले कुछ सालों में। तो नेचुरली तो क्या होता है कि आपकी ट्रेनिंग इंडियन क्लासिकल है, और आप जिनके साथ बजाते हो, तो मैं ये बता दूं कि आप भले ही कोलैबोरेट करते हैं किसी भी जॉनर के साथ, और आप जब बजाते हैं तो आपका बेसिक ट्रेनिंग जो है, जो इंडियन क्लासिकल है,
वो ही सामने आता है, वो ही हाईलाइट होता है। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि भले मैं कोलैबोरेट करूँ, उनकी स्केल्स पे मैं बजाऊँ जो उनकी कुछ पर्टिकुलर स्केल्स होती हैं, लेकिन मैं इंडियन साउंड करूँ। हाँ, मैं क्योंकि मैं इंडियन म्यूजिशियन हूँ तो मेरा म्यूज़िक इंडियन साउंड करे, इसकी डेलिबरेट एफर्ट भी होता है ये, और वो फैसिनेटिंग भी होता है। जितना ज़्यादा मैं उनके जैसे साउंड करने की कोशिश करूँगा या वो मेरे जैसे साउंड करने की कोशिश करेंगे तो वो काफ़ी डिजास्ट्रस हो सकता है। तो इसलिए होता है कि आप उसमें एक अच्छी सी कॉमन एक लिंक देख लें बीच में। तो वो कुछ इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मुझे आइडिया लग गया कि इस म्यूज़िक के साथ अगर काम करना है तो मुझे इसमें से क्या ऐसी कॉमन चीज़ है जो हम लोग को एक साथ में जोड़ती है, बशर्ते कि मैं उनके जैसा बजाऊं या उनका म्यूज़िक बजाऊं। क्योंकि एक्सेंट, सुरों का एक्सेंट बहुत अलग होता है। मतलब जैसे एक फ्रेज़, अगर आप ब्लूज़ म्यूजिशियन हैं और आप एक फ्रेज़ बजा रहे हैं और मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हूँ, मैं वही फ्रेज़ बजा रहा हूँ, तो वो इतनी अलग साउंड करेंगे कि आपको ताज्जुब होगा। इट्स एग्जैक्टली लाइक योर इंग्लिश एंड माई इंग्लिश। जैसे मतलब अगर आप किसी और बैकग्राउंड से हैं, आप समझ लीजिए जर्मनी से आए और मैं इंडिया से आया हूँ, आपकी अंग्रेज़ी मेरी अंग्रेज़ी भाषा सेम है लेकिन एक्सेंट एकदम अलग है। तो वैसे ही म्यूज़िक में भी होता है। तो हम कितना भी कोलैबोरेट करें, हमारा एक्सेंट इंडियन क्लासिकल होता है। तो इस वजह से हम लोगों को जहाँ जहाँ भी पॉसिबिलिटी लगती है कि एक कॉमन थ्रेड मिल सकता है, कॉमन पॉइंट मिल सकता है जिसको हम लोग लेके आगे चलें। तो इस तरीके से मैंने ब्लूज़ के साथ काम किया है। उसके बाद एक जैज़ सैक्सोफोनिस्ट है अमेरिकन, उसका नाम है जॉर्ज ब्रूक्स, जो बहुत पॉपुलर है इंडिया में, उनके साथ मैंने कुछ कोलैबोरेट किया है। उसके अलावा अभी रीसेंट प्रोजेक्ट्स में एक अफ्रीकन कोरा प्लेयर है। कोरा एक ट्रेडिशनल अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है, हार्प जैसा होता है ना, जैसे हम लोग हार्प, वैसा एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ कोलैबोरेट किया। और मैंने रीसेंट टूर जो था मेरा अप्रैल और मई में, वो गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन का स्पॉन्सर्ड था, उसको हम लोगों ने, मैंने और वो कोरा प्लेयर ने किया था। और हमारा एक एल्बम भी रिलीज़ हुआ जो हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इसका नाम है न्यू कॉन्टिनेंट्स। कोई सुनना चाहे तो उस पर वो सुन सकता है। बैंड कैम्प पे है, आईट्यून्स पे है या स्पॉटिफाई पे है। दैट इज़ रियली अमेजिंग। और आपका जर्नी तो सर अमेजिंग रहा है। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है। दूसरे लोगों से बात करना, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन करना, ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। और जब आप ये एक्सपीरियंस करते हैं तभी आप सीखते हैं कि किस तरीके से आप बिना लैंग्वेज का यूज़ करें, आप म्यूज़िक के थ्रू जो है उनसे कनेक्शन बिठा सकते हैं। तो यही कोलैबोरेशन कहलाता है मेरे ख्याल से। कहलाता है, एग्जैक्टली यही है कि आपको वाकई कोई आपका अपब्रिंगिंग अलग है, आपका ट्रेनिंग अलग है, आपका म्यूज़िक अलग है, आपका साज अलग है, लेकिन जब साथ में बैठते हैं, एक तो वो म्यूज़िक बड़ी एक जो लैंग्वेज है ना, इसमें ये सब बैरियर्स नहीं है। मतलब ये लोगों को मिलाता है जी। इसमें कोई इज ओनली लव, देयर नो डिफरेंसेस, लव, पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव वाइब्स, एवरीथिंग। एकदम। So we can feel the same positive vibe from you sir also. Oh, thank you. So और भी इस तरह की मनीष जी से बातें हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मनीष जी मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने ये इंस्ट्रूमेंट या जो इंस्ट्रूमेंट ने आपको चूज़ किया है, जो स्लाइडिंग गिटार है, ये बहुत रेयर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है ना। और हम अगर दूसरे शब्दों में या आम शब्दों में कहा जाए कि ये विलुप्त हो, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि होने वाला है, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम बचे हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है जी। मतलब इसकी हिस्ट्री, मतलब पहली बार जब बजाया था जिस इंसान ने, उसका नाम है पंडित ब्रजभूषण काबरा, वो लेट 60s की बात है। तो उनका एक एल्बम कॉल ऑफ द वैली जो बहुत पॉपुलर हुआ था, और इंडिया और वेस्ट में इस इंस्ट्रूमेंट की जो प्रचिति हुई थी, जिसे लोगों ने जो देखा और सुना, वो उनके जरिए था। और उसके बाद मेरी शायद तीसरी जनरेशन है या दूसरी जनरेशन कह सकते हैं जी, कि उसके बाद हो रहा है। तो और अब क्या हो रहा है कि चूंकि ये इंस्ट्रूमेंट पाश्चात्य है, उसको मॉडिफाई करके बजाया जा रहा है। बजाने वाले हालांकि बहुत कम है लेकिन बढ़ रहे हैं जी। इसका फैसिनेशन, लोग इस पे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और मेरे पास इंडिया से बाहर तकरीबन 35-40 स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो क्लासिकल नहीं बजाते हैं। सब लोग क्लासिकल नहीं बजाते हैं, लेकिन वो जो भी बजाते हैं वो चाहते हैं कि इंडियन क्लासिकल का एक ऑर्नामेंटेशन या उसकी एक जो हरकतें हैं, एक फ्लेवर हमारे बजाने में होना चाहिए। तो और एक तो और बताऊं मैं, स्लाइड गिटार जो है वो बहुत अलग अलग टाइप के बजते हैं। जैसे मैं बजाता हूँ वो इंडियन क्लासिकल है, तो उसको इंडियन स्लाइड गिटार कहते हैं। उसके अलावा एक लैप स्टील है, एक हवाईन स्टाइल गिटार है, एक पेडल स्टील है, एक वाइसन बॉर्न है। मतलब आप लोगों ने बहुत सुना भी नहीं होगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
तो उसकी दुनिया मतलब बहुत सारे होने के बावजूद भी एक छोटी खूबसूरत सी दुनिया है स्लाइड की जी। तो एक दूसरे को तकरीबन सब जानते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट का लोगों के प्रति लोगों को बहुत फैसिनेशन है। तो इंडिया के बाहर और इंडिया में भी इसका बढ़ रहा है भी धीरे धीरे। तो ये विलुप्त होने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला है। ओके, तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ सर। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो हमारे इंडियन लोग हैं वो भी इसको समझें और इसको आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इंस्ट्रूमेंट सीखें ताकि जो है ये लेगेसी जो है वो आगे फॉरवर्ड होती रहे। तो और भी इस तरह की मनीष जी से बातें हम लोग जारी रखेंगे। फिलहाल हम जाते हैं छोटे से ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आऊँगी और मनीष जी से बातें करूँगी म्यूज़िक के बारे में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं ब्रेक के उस पार। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू रेडियो इप्सा 91.2 FM मेरी आने वाली के साथ, ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM। रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी वानी को और हमारे शो पे आज जो गेस्ट हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं और ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट के नाम बता रहे हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं थे और मेरे ख्याल से सभी लोगों ने, जो मेरे लिसनर्स हैं, उन्होंने भी नहीं सुने होंगे। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं और बहुत ही काम की बात करने जा रहे हैं। तो मनीष जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहता है या म्यूज़िक सीख रहा है या आपके इस स्लाइडिंग गिटार में या कोई नए टाइप के इंस्ट्रूमेंट में अगर वो एंटर होना चाहता है तो आपके उनके लिए क्या सजेशंस हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट जो है ये सिर्फ माध्यम है। आप कोई इंस्ट्रूमेंट की तरफ फैसिनेट होते हैं, उसके साउंड की तरफ फैसिनेट होते हैं, उसको पिकअप करते हैं। लेकिन मेरा बेसिक एक मानना है कि कोई भी आर्ट फॉर्म, बी इट म्यूजिक और डांस और पेंटिंग और एनीथिंग, स्कल्पचर, ये एक छोटी उम्र में मेरे ख्याल से ये पेरेंट्स के लिए ज़्यादा ये है कि अपने बच्चों को किसी एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म मतलब उनको उस पर इंट्रोड्यूस करें। जैसे मैंने कहा कि ये संस्कार हैं। मैंने जब इंस्ट्रूमेंट ये चूज़ किया था, स्लाइड गिटार, और बजाना शुरू किया था, तो मुझे लगा नहीं था कि मेरे लिए इट विल ओपन अप अ वर्ल्ड फॉर मी। इट हैज़ ओपन अप अ वर्ल्ड फॉर मी। तब मैं किसी छोटे से कमरे में बैठ के बजाता था और ये नहीं सोचा था और ये दिमाग में ये भी नहीं था कि इसको लेके मुझे इसको प्रोफेशन करना है या, लेकिन इस साज ने मुझे मेरी फैमिली इतनी बड़ी कर दी है। और किसी भी कंट्री में जाता हूँ तो मेरे पास एक घर होता है वहाँ पे। मेरे चाहने वाले या मतलब मुझसे प्यार करने वाले, म्यूज़िक को जो थोड़ा पसंद करते हैं, वो सब लोग हैं। तो ये जो दुनिया है मेरी, एक इस इंस्ट्रूमेंट ने आपको पूरा मतलब ये इट हैज़ ओपनड अप अ वर्ल्ड फॉर यू। तो सबसे पहले तो वो कोई भी आर्ट फॉर्म है, मैं ये स्लाइड गिटार ये नहीं कहता हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट, ये तो खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है ही। हर इंस्ट्रूमेंट के अपने चैलेंजेस हैं और हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक पोटेंशियल है। तो सब में इसमें होता ही है, इसमें भी है। लेकिन कोई भी आर्ट फॉर्म आप ज़रूर अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करें। हाँ, हो सकता है कि उस प्रोफेशन में वो ना जाए, लेकिन वो आदमी, बड़ा इंसान बहुत खूबसूरत हो जाएगा। वो ही विल टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, पहली बात। और दूसरी बात क्या होता है, जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, अब राग क्या है हम अगर देखें तो हर राग में एक कुछ बंधन है और उन बंधनों के बीच में आपकी कितनी क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये एग्जैक्टली इट्स लाइक लिविंग इन अ सोसाइटी, कि सोसाइटी में आप रहते हैं, आपको सोसाइटी के बंधन तो हैं, लेकिन आप सोसाइटी के बंधनों में रह के भी आप कितनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ये आपके टैलेंट पे, आपकी मेहनत पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। तो मुझे ये लगता है कि कई बार ये रागा म्यूजिक, जिसे आजकल फॉरेन में जैसे रागा म्यूजिक कहते हैं, yes. तो राग म्यूजिक जो है ना, आपको एक जनरली एक लाइफ स्टाइल सिखाता है जी, कि आपकी लाइफ को किस तरह खूबसूरत तो बनाता है। आपको एक वो ट्रेन करता है कि आपको बंधन में तो रहना है, लेकिन आपको फ्रीडम भी है, आप क्या उसमें कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग कहते हैं ना कि इट विल टर्न इनटू योर बेटर ह्यूमन बीइंग। और जो बडिंग आर्टिस्ट हैं तो उनको किस तरीके से आगे जाना चाहिए, उनके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले जो मैंने किया, मैं सच बताऊं कि टैलेंट और कंसिस्टेंसी को ज्यादा महत्व दिया है मैंने, कि सतत कोई भी चीज रेगुलर करना। आप अच्छे हैं बुरे हैं वो तो खैर
वो मतलब आप ऑफ कोर्स अच्छे गुरु के पास जाएंगे, अच्छी तालीम मिलेगी आपको, तो डेफिनेटली वो उससे फ़ायदा होता है। लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उसको थोड़ा करके फिर छोड़ के दूसरी जगह चले गए, फिर थोड़ा किया, फिर उसके बजाय आप कंसिस्टेंटली उसे करते रहें, तो आपको अल्टीमेटली इसको आप उसमें मतलब ट्रेन होंगे और इसका फल आपको दिखेगा कि ये आपको मिल रहा है। तो ये सबसे पहली बात है कि कंसिस्टेंसी रखें। और मुझे लगता है कि आजकल जो मॉडर्न वर्ल्ड में और डिजिटल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया के टाइम में जल्दी परफॉर्म करना, जल्दी फेमस होना या शॉर्टकट अपनाना, ये जो है ना, इससे थोड़ा बचें। क्योंकि वो कहते ना कि फूल है तो महक तो आएगी कहीं ना कहीं, आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं फूल हूँ यस है ना। तो वो चीज़ है कि आप अगर खूबसूरत फूल हैं और आपके पास वो मतलब हो टैलेंट अगर है, तो वो कहीं ना कहीं फैलेगा। उसको पीछे लोगों के पास फूल लेके दौड़िए मत कि देखिए मेरा ये गुलाब हूँ मैं और मेरी खुशबू आ रही है जी, तो ये लोगों के पास पता चलेगा। तो वो सोशल मीडिया बड़ा खूबसूरत टूल है अपने आप को प्रमोट करने का, लेकिन उस पे पूरी डिपेंडेंसी ना हो, यही मेन है। और अपना जो रियाज है वो सतत करें, जो प्रैक्टिस है वो उसको रेगुलर करें। और सबसे पहले बात बताऊं कि ये मैं कह रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, मैं एज ए मास्टर नहीं कह रहा, क्योंकि मैं खुद आजकल सोचता हूँ कि कोई मुझे ऐसा मास्टर मिल जाए। हाँ, कोई मुझे मिल जाए कि मुझे ऐसा बता दे कि लाइफ में और आगे क्या करना चाहिए। तो हम लोग एक स्टूडेंट के तौर पे या म्यूजिक लवर के तौर पे हम लोग कह रही हैं, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये कि तो मैं आपका बड़प्पन है सर कि जो आप ये बता रहे हैं। और जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं ना, तो उनको ये बात ज़रूर ध्यान रखना है, जैसा कि मनीष जी ने कहा कि आपको कंटिन्यूटी जो है वो एक सबसे बड़ा की है अगर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं। और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए तो आगे ऑब्वियसली आपके लिए दरवाजे खुले रहेंगे। तो मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे लिए इतना सारा समय निकाला और इतनी प्यारी प्यारी बातें करी आपने हमारे साथ। बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत अच्छा लगा वाकई में, और उम्मीद है जल्दी ही मुलाकात फिर से होगी। ये थे हमारे साथ मनीष जी, और इस तरह के और भी हमारे म्यूजिक लवर्स के लिए मैं लेकर आती रहूंगी, लेकिन उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा मेरा यानी वानी का शो ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा